तो दोस्तों, आपका स्वागत है यूके इंस्पायर्ड चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम बेताल पचीसी की क्रमशः कहानियाँ ला रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि बेताल पचीसी कहानी का प्रारंभ कैसे होता है। आज कहानी का हम दूसरा भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। बेताल पचीसी की कहानियाँ वैसे तो काफ़ी पुरानी हैं, लेकिन आज भी हमें रोमांचित करती हैं। आज भी इन कहानियों से हमें वो सीख मिलती है कि कैसे राजा विक्रमादित्य अपनी सूझबूझ से हर समस्या का समाधान निकाल लेते थे। तो दोस्तों, चलिए हम कहानी की ओर चलते हैं। कड़ी मेहनत के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ लिया और उसे अपने कंधे पर लादकर शमशान की ओर चलने लगे। रास्ते में बेताल ने राजा से फिर एक नई कहानी की शुरुआत कर दी। बेताल बोला कि हे राजन, अभी हमारा रास्ता बहुत लंबा है, तो मैं तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूँ, तुम उसका सही सही जवाब देना, और यदि तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारा सर फोड़कर उड़ जाऊंगा। बेताल बोला, एक बार की बात है, काशी में एक राजा राज्य करता था। राजा का नाम प्रताप मुकुट था। उसकी एक संतान थी जिसका नाम वज्र मुकुट था। एक दिन राजकुमार वज्र मुकुट मंत्री के बेटे के साथ शिकार करने जंगल गए। काफी घूमने फिरने के बाद उन दोनों को एक तालाब दिखाई दिया जिसमें कमल भी खिले थे और हंस तालाब में तैर रहे थे। दोनों दोस्तों ने वहां रुककर तालाब के पानी से हाथ मुंह धोया और पास ही में बने महादेव के मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने चले गए। दोनों ने अपने घोड़ों को मंदिर के बाहर ही बांध दिया ताकि घोड़े घास फूस चढ़ सकें। फिर जब दोनों दोस्त मंदिर से दर्शन करके वापस बाहर आए तो उन्होंने देखा तालाब में एक सुंदर राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई हुई है। राजकुमारी को देखकर राजकुमार काफी खुश हुआ। राजकुमार और राजकुमारी जब एक दूसरे को देखे तो देखते ही रह गए। दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए, जबकि मंत्री का बेटा वहीं एक पेड़ के पास नीचे आराम करने लगा। राजकुमार को देखते ही राजकुमारी ने बालों में से कमल का फूल निकाला और कान से लगाया। उसके बाद फूलों को दांतों से कुतरा, फिर पैरों के नीचे दबा दिया और फिर वही फूल उठाकर अपनी छाती से लगाकर अपनी सहेलियों के साथ चली गई। उसके जाने के बाद राजकुमारी काफ़ी दुखी हुए और अपने मित्र के पास लौटकर सारी बात बताई। राजकुमार बोले, हे मित्र, मुझे उस राजकुमारी से प्यार हो गया है। मैं राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता हूँ, लेकिन मुझे उस राजकुमारी के बारे में कुछ नहीं पता। ना मुझे उसके नाम पता है, न वह कहाँ रहती है, वो किस राज्य की रहने वाली, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। मंत्री के बेटे ने सारी बात ध्यान से सुनी और राजकुमार को दिलासा देते हुए बोला कि राजकुमार, आप घबराइए मत। राजकुमारी ने आपको सब कुछ इशारों ही इशारों में बता दिया था। आश्चर्यचकित होते राजकुमार ने पूछा, वो कैसे? मंत्री के बेटे ने राजकुमार को एक के बाद एक वो पहेली को सुलझाना शुरू किया जो राजकुमारी ने इशारों ही इशारों में राजकुमार को बताया था। मंत्री के बेटे ने राजकुमार को बताना शुरू किया कि राजकुमारी ने कमल के फूल को बालों से निकालकर कानों से लगाया, यानी राजकुमारी ये कहना चाह रही थी कि वह कर्नाटक राज्य से है। दांतों से फूलों को कुतरा, मतलब उनके पिता का नाम दंटावट है, और फूलों को पांव से दबाने का मतलब था राजकुमारी का नाम पद्मावती है, और फूलों को सीने से लगाने का मतलब था कि आप उनके हृदय में अब बस चुके हो। यह सब सुनते ही राजकुमार बहुत ज़्यादा खुशी हो गए। खुश होते ही राजकुमार ने मंत्री के बेटे से कहा कि हे मित्र, मुझे कर्नाटक राज्य जाना है, मुझे वहाँ ले चलो। अब दोनों दोस्त कई दिनों तक घूमते फिरते कर्नाटक राज्य पहुँचे। जब दोनों राजमहल के निकट पहुँचे ही थे तो उन्होंने देखा कि रोड के किनारे एक बुजुर्ग महिला की झोपड़ी थी और वहाँ एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई थी। महिला को देखते ही दोनों मित्र घोड़े से उतरे और उसके पास जाकर कहा कि हे माई, हम दोनों व्यापारी हैं, हम दोनों बहुत दूर से आए हैं, हमारा सामान भी अभी तक नहीं आया है, कुछ दिनों में हमारा सामान यहाँ पहुँच जाएगा। हम दोनों को रहने के लिए आप आश्रय दे सकती हैं? हम दोनों को बस रहने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। उनकी बातों को सुनकर
बुजुर्ग महिला की ममता जाग उठी। उसने कहा, बेटा इसे अपना ही घर समझो, जब तक तुम्हारा मन करे यहाँ आप रह सकते हो, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद दोनों उसके घर में रहने लगे। इसी बीच मंत्री के बेटे ने उस महिला से पूछा कि आप क्या काम करती हैं माई, आप यहाँ कौन कौन रहता है और आपका गुजर बसर कैसे होती है। इतने सारे सवालों का जवाब महिला ने धीरे धीरे देना शुरू किया। उसने कहा कि मेरा एक पुत्र है जो राजा के यहाँ नौकरी करता है। मैं राजा की पुत्री पद्मावती की दासी थी। चूंकि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए अब घर में ही ज़्यादा समय रहती हूँ। महाराज खाने को दे देते हैं और पूरे दिन में एक आध बार मैं राजकुमारी से मिलने महल चली जाती हूँ। इतना सुनते ही राजकुमार ने बूढ़ी औरत को कुछ धन दिए और राजकुमारी तक एक संदेशा पहुंचाने के लिए निवेदन किया। राजकुमार ने उस बुजुर्ग महिला को कहा कि हे माई, कल तुम जब महल में राजकुमारी से मिलने जाओ तो उनसे कहना कि जेठ पंचमी को तुम्हें जो नदी के पास राजकुमार मिला था वह तुम्हारे राज्य में आ गया है। अगले दिन वो बुजुर्ग महिला राजकुमार का संदेश लेकर महल में राजकुमारी के पास गई। उस महिला की बातें सुनते ही राजकुमारी थोड़ा गुस्सा हो गई। उन्होंने हाथों में चंदन लगाकर उस बुजुर्ग महिला के गाल पर तमाचा मारते हुए कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बुजुर्ग महिला ने घर लौटकर यह पूरी बात राजकुमार को बताई। महिला की बातें सुनकर राजकुमार चौंक गए। फिर राजकुमार ये पूरी बात अपने मित्र को बताते हैं। तो राजकुमार के मित्र ने राजकुमार को धैर्य बंधाते हुए कहा कि राजकुमार आप चिंतित क्यों हो रहे हो, राजकुमारी की बातों को आप समझने की कोशिश करें। ध्यान दें कि राजकुमारी ने उंगलियों को सफेद चंदन में डुबोकर गाल पर मारा है। इसका मतलब अभी कुछ दिन चांदनी के हैं, उसे खत्म होने के बाद अंधेरी रात में मिलूंगी। कुछ दिनों बाद बुजुर्ग महिला फिर राजकुमारी के पास एक संदेशा लेकर पहुंची। इस बार राजकुमारी ने केसरी रंग में 3 उंगलियां डुबोकर बूढ़ी महिला के मुंह पर मारते हुए कहा, भागो यहाँ से। फिर उस महिला ने आकर राजकुमार को सारी बातें बताई। राजकुमार यह सुनकर बहुत दुखी हुए। इस पर मंत्री के बेटे ने राजकुमार से कहा, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है राजकुमार। राजकुमारी ने तो आपके लिए संदेशा भिजवाया है कि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए 3 दिन और रुक जाओ। 3 दिन बाद वो बूढ़ी महिला फिर राजकुमारी के पास जाती है। इस बार फिर से राजकुमारी ने उस महिला को फटकारा और पश्चिम की खिड़की से बाहर जाने के लिए कहा। वह महिला फिर से राजकुमार के पास वापस आती है और सारी बातें बताती है। तब मंत्री के बेटे ने राजकुमार को समझाते हुए कहा कि हे मित्र, राजकुमारी ने आपको उस खिड़की की तरफ बुलाया है। राजकुमार यह सुनते ही खुशी से उछल पड़े। उसने बुजुर्ग महिला के कपड़े पहनकर नारी का भेष धारण किया और थोड़ा इत्र लगाकर हथियार लेकर राजकुमारी से मिलने महल की ओर चल पड़े। राजकुमार महल पहुंचे और खिड़की के रास्ते राजकुमारी के कमरे में पहुंच जाते हैं। राजकुमारी यहाँ पर पहले से तैयार बैठी थी और राजकुमार का इंतजार कर रही थी। राजकुमार जैसे ही कमरे में प्रवेश करते हैं, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। राजकुमारी के कमरे में कई महंगी चीजें रखी थी। रात भर राजकुमार और राजकुमारी साथ रहते हैं। फिर जैसे ही दिन निकलने को आया, राजकुमारी ने उस राजकुमार को सबसे छिपा दिया। फिर जब रात होने लगती तो राजकुमार बाहर आ जाते। इस तरह करते करते कई दिन बीत गए। फिर अचानक से राजकुमार को अपने दोस्त की याद आ जाती है। राजकुमार को अपने दोस्त की बहुत चिंता होने लगती है कि पता नहीं मेरा दोस्त कैसा होगा, उसका क्या हाल हुआ होगा। राजकुमार को चिंतित और दुखी देखकर राजकुमारी ने राजकुमार के दुख का कारण पूछा। उसके बाद राजकुमार ने राजकुमारी को अपने मित्र के बारे में बताया। राजकुमार ने कहा कि हे प्रिय, वह मेरा बहुत अच्छा और चतुर दोस्त है। उसी की वजह से ही हम दोनों का मिलन हो पाया है। वह बहुत बुद्धिमान है। यह सुनने के बाद राजकुमारी ने राजकुमार को कहा कि मैं तुम्हारे दोस्त के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाती हूँ, तुम उसे भोजन कराकर और उसे समझा बुझाकर वापस मेरे पास आ जाना। फिर राजकुमार राजकुमारी द्वारा बनवाया गया खाना लेकर अपने दोस्त के पास जाता है। क्योंकि दोनों मित्र कई दिनों से नहीं मिले थे। मिलने के बाद राजकुमार ने अपने मित्र को सारी बातें बताई। राजकुमार ने यह भी कहा कि मैंने राजकुमारी को तुम्हारी चतुराई और तुम्हारी बुद्धिमत्ता के बारे में सब कुछ बताया कि तुम कितने बुद्धिमान हो। राजकुमारी ने तुम्हारे लिए गरम गरम भोजन भिजवाया है। यह सब सुनकर मंत्री के बेटा सोच में पड़ गया। उसने राजकुमार से कहा
यह आपने ठीक नहीं किया राजकुमार। राजकुमारी समझ गई है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक वो आपको अपने बस में नहीं रख सकेगी, इसलिए उन्होंने इस खाने में जहर डालकर भेज दिया। यह कहते ही मंत्री के बेटे ने उस खाने में से एक लड्डू लेकर सामने बैठे कुत्ते को दे दिया। लड्डू खाते ही कुत्ते की मृत्यु हो गई। यह देखते ही राजकुमार को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, ऐसी औरत से तो भगवान ही रक्षा करे, मैं अब उस राजकुमारी के पास नहीं जाऊंगा। मंत्री के बेटे ने समझाया कि नहीं राजकुमार, वो आपसे बहुत प्यार करती है, वो नहीं चाहती है कि आप दोनों के बीच मैं तीसरा आऊं, इसीलिए उन्होंने ये चाल चली होगी। मंत्री के बेटे ने राजकुमार से कहा कि नहीं, अब हमें ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए जिससे कि हम उसे अपने साथ घर ले जा सकें। आज रात तुम वहाँ जाओ और जब राजकुमारी सो रही हो तो तुम उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बना देना और फिर उसके गहने लेकर महल से बाहर आ जाना। राजकुमार ने अपने मित्र की बात सुनी और उसके कहे अनुसार ही काम किया। फिर मंत्री के बेटे ने एक योगी का भेष धारण कर लिया। उसने राजकुमार से कहा कि तुम अब इन गहनों को बाजार में बेच दो। यदि अगर कोई तुम्हें पकड़ता है तो तुम कहना मेरे गुरु के पास चलो, उसने ये गहने मुझे दिए हैं। राजकुमार जो गहने महल के पास से उठाया था, राजकुमार वो गहने लेकर महल के पास एक सुनार के पास ले गया। सुनार ने गहनों को देखते ही पहचान लिया कि यह गहने तो राजकुमारी के हैं और राजकुमार को कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने राजकुमार से सवाल पूछा। कोतवाल ने सवाल किया कि यह गहने तुम्हें किसने दिए? तो राजकुमार ने जवाब दिया, यह गहने मुझे मेरे गुरुजी ने दिए हैं। यह सुनने के बाद कोतवाल ने गुरुजी यानी मंत्री के बेटे को भी पकड़ लिया और राजा के दरबार में प्रस्तुत कर दिया। अब राजा ने पूछा कि हे योगी महाराज, आपको ये कीमती गहने कहाँ से मिले? योगी का वेश धारण किए हुए मंत्री के बेटे ने कहा कि महाराज, मैं शमशान में काली चौदस को डांकनी मंत्र प्राप्त कर रहा था तो मेरे सामने डाकनी आई। मैंने उसके तुरंत जेवर उतार लिए और उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का छाप बना दिया। यह सुनते ही राजा महल में गया और उसने दासी को कहा कि जाओ पद्मावती की बाईं जांघ को देख कर आओ, कहीं राजकुमारी के जांघ पर त्रिशूल का छाप तो नहीं है। राजा की बात सुनते ही दासी ने देखा और सच में राजकुमारी की बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बना था। यह जानकर राजा बहुत दुखी हुआ। फिर वो राजा योगी के पास आए और कहा कि योगी बताओ, धर्म शास्त्र में बुरी औरतों के लिए क्या सजा का प्रावधान है? योगी ने उत्तर दिया कि हे राजन, ब्राह्मण, राजा, गौ, औरत, पुरुष और अपने राज्य में रहने वाले किसी से भी यदि कोई बुरा काम हो जाए तो उसे राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। यह सुनते ही राजा ने पद्मावती को जंगल की ओर भेज दिया। वहां राजकुमार और मंत्री का बेटा मौके के इंतजार में पहले से ही बैठे थे। राजकुमारी को अकेला पाकर दोनों उसे अपने घर ले आए और खुशी खुशी साथ रहने लगे। तो दोस्तों, कहानी तो यहीं खत्म हुई। हर बार की तरह एक बार फिर बेताल ने विक्रम से पूछा कि हे राजन बताओ, इस कहानी में पापी कौन है? जल्दी बताओ राजन, वरना मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा विक्रम ने उत्तर देते हुए कहा कि पापी तो राजा था, क्योंकि मंत्री के पुत्र ने तो अपने मालिक का काम किया। कोतवाल ने राजा का कहना सुना और राजकुमार ने अपनी इच्छा पूरी की। लेकिन इस कहानी में राजा पापी था। उसने बिना सोचे विचारे राजकुमारी को राज्य से बाहर निकाल दिया। राजा विक्रम के इतना कहते ही बेताल फिर से हवा में उड़ते हुए पेड़ पर जा लटका। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा बुद्धि का इस्तेमाल करके ही कोई फैसला लेना चाहिए, वरना कोई भी हमें भ्रमित करके हमसे कुछ भी करवा सकता है। तो दोस्तों, बेताल पच्चीसी की ऐसी कहानियाँ क्रमशः हम इस चैनल में लाते रहेंगे। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।